Hello and good morning everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 26, the judiciary. In the previous chapter we have discussed what is the meaning of judiciary. हमने देखा कि गवर्नमेंट जो होती है उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं. एक होता है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है हमारे कंट्री के लिए, एक होता है एग्जीक्यूटिव्स जो लॉ को पूरा करते हैं, और एक होते हैं जुडिशरी जो यह देखते हैं कि मतलब ये लॉ बनाया क्या है, सही बनाया या एग्जीक्यूटिव्स ने जो भी काम किया वो सही किया या गलत किया, और भी कंट्री में जो भी लॉ होते हैं वो कौन पूरा कर रहा है और उन लॉ को जो है सही तरीके से पूरा किया जा रहा है या नहीं. ये सब काम जो है वो होता है किसका, जुडिशरी का. तो देखते हैं जुडिशरी होती क्या है, पहले आगे देखते हैं. So what we are going to learn in this chapter, first of all we will see what is the importance of judiciary. Judiciary जो होती है उसका importance क्या है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो तीनों मिलकर जो हमारे इंडिया की जुडिशरी बनाते हैं किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वर्किंग चलती है इनकी. और इन द लास्ट हम लोग देखेंगे लोक अदालत जो भी नया नया आया है. द जुडिशरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ इन द नेम ऑफ द स्टेट. द जुडिशरी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. तो जो भी लड़ाई वड़ाई भी होती है अगर किसी गवर्नमेंट के बीच में या किसी इंसान की और या किसी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट से, तो इन सब डिस्प्यूट्स को भी जो सुलझाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी मतलब सुलझाते हैं. एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द लैंड अलॉन्ग विद द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है ये जुडिशरी. द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटरवोवन विद द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट फंक्शंस एट द थ्री टायर जुडिशरी सिस्टम चलता है हमारे इंडिया में. ऑल इंडिया लेवल पे जो कोर्ट है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट. जो हर एक स्टेट में कोर्ट होता है, स्टेट कोर्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, वो होते हैं हाई कोर्ट्स. और जो एक हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है उसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी का हमारे इंडिया में. सो इन अ डेमोक्रेसी द रोल ऑफ जुडिशरी इज क्रूशल. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में इनका रोल बहुत ही क्रूशल हो जाता है. जुडिशरी इज फेथफुल कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अश्योरेंसेस एंड इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल जुडिशरी कैन मेक लीगल सिस्टम वाइब्रेट. तो देखिए हम लोगों ने देखा है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के ही जो है सबको काम करना होता है, सब गवर्नमेंट्स को काम करना होता है. सो कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रहा. गवर्नमेंट क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के ही काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है रखना पड़ता है जुडिशरी को. Our Indian judiciary can be regarded as a creative judiciary because the judiciary helps to settle dispute whenever there is conflict between people and state government, two states or between the two state governments and the union government. तो इन सब में से किसी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी जो उसको सुलझाती है, उसको पूरा करती है. The judiciary keeps equilibrium between the fundamental rights and social justice. It keeps all the form authorities within their constitutional limitations and protect the fundamental rights of citizens. Fundamental rights जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को दिए गए. वैसे तो मेन काम जो है हमारे कोर्ट्स का यही था कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सही तरीके से गवर्नमेंट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन को वो देखे. और सुप्रीम कोर्ट का मेन काम यही है आपका कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है, लोगों के अधिकार तो हैं, क्या वो वॉयलेट तो नहीं हो रहा है. क्लियर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मस्ट बी इंटरफेयर्ड इन बाय द एपेक्स जुडिशरी. ठीक है, वही बात है कि अपेक्स जुडिशरी कौन सी है हमारी, सबसे हाई कोर्ट, सबसे हाई हमारी जो है कोर्ट वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट पे. इस तरीके से कुछ वर्किंग करती है आपकी. सबसे ऊपर जो होता है आपका वो होता है सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. उसके नीचे काम करते हैं हर स्टेट्स के अपने अपने हाई कोर्ट्स, और स्टेट्स कोर्ट्स के अंडर हर एक जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, इस तरीके से वर्किंग चलती है इनकी. नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अगर मान लीजिए जुडिशरी नहीं हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी नहीं करेगी इसका कोई फिक्स नहीं होगा. गवर्नमेंट को चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कौन होगा उसे चिल्लाने या करने वाला है, उसे सही करने वाला. तो जुडिशरी जो होती है उन सब चीज़ों को सही करती है. और इसमें जो है जुडिशरी का मेन काम होता है कि मतलब पनिशमेंट भी दे सकती है अगर गवर्नमेंट कुछ गलत तरीके से वर्क करती है या कोई इंसान किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर छेड़ता है या कुछ उससे फंडामेंटल राइट को अगर मतलब कुछ करता है तो. सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन द कंट्री. इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है ये. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस. सबसे हाईएस्ट जज जो होता है उसको चीफ जस्टिस बोलते हैं, और अभी 30 मोर जजेस हैं उनके साथ, मतलब अभी प्रेजेंटली 33 जजेस हैं टोटल. द पार्लियामेंट में इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इफ इट डीम इट नेसेसरी. अगर पार्लियामेंट को लगता है तो चाहे तो उसके नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा भी सकती है.
जजेस को सिलेक्ट कौन करता है? तो चीफ जस्टिस अपने कुछ 3 4 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनके साथ मिलकर डिस्कस करता है कि अगला हमें जज कौन चुनना है या अगला चीफ जस्टिस इंडिया का कौन होगा। क्वालिफिकेशन, अगर आपको चीफ जस्टिस या जज बनना है तो आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी हैज़ बीन एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का आपको कम से कम 5 साल जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, एडवोकेट और हाई कोर्ट, अगर आप जज नहीं है 5 साल हाई कोर्ट के तो कम से कम 10 साल के लिए आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की नज़र में आपको एक अच्छा जूरिस्ट, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मतलब एडवोकेट या अच्छा एक जज होना ज़रूरी है अगर प्रेसिडेंट चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट तो देखो प्रेसिडेंट को ही करवाना है इन दी एंड। मतलब इंडिया में देखिए सिलेक्ट कैसे होते हैं ये जजेस कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो पहले तो 4 5 लोगों के साथ मिलके जो है, जो सीनियर मोस्ट जज है उनके साथ मिलकर डिसाइड करेगा किसी को, फिर वो बताएगा प्रेसिडेंट को कि भैया कि इसको सिलेक्ट करना है नेक्स्ट एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फिर उसको जो शपथ दिलवाएगा, उसको ओथ दिलवाएगा हमारे प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, टर्म कितने साल के लिए वर्क करते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years। 65 years का होते होते जो है, जब तक 65 years के बाद जो है ये रिटायर हो जाते हैं। अ जज में वॉलंटरीली रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, एक जज अगर चाहे तो वॉलंटरीली खुद से जो रिजाइन भी कर सकता है। इन एक्सेप्शनल केसेस द सुप्रीम कोर्ट जज में बी रिमूव्ड बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। अगर पार्लियामेंट जो है अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पास कर दे कि भैया हमें ये जज को निकालना है तो ये जज को निकाल जा सकता है, पर आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि किसी जज को निकाल दिया गया हो उसके टाइम पूरा होने से पहले। Such an order should be passed by not less than 2/3 of the majority of the member of the houses present and voting। जो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके 2/3 लोग जो है वो अगर वोटिंग कर देते हैं कि इससे हमें निकालना है तो निकाल देंगे। A judge of Supreme Court can be removed on the ground of misuse of office, मतलब किस बेसिस पे से हटा सकते हैं? अगर उसने ऑफिस का मिसयूज़ किया है, मिसबिहेवियर किया है और अपने इनकैपेसिटी यानी कि अगर काम करने लायक अगर वो नहीं लगता पार्लियामेंट को, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बोलते हैं इस प्रोसेस को। नाउ जुरिसडिक्शन, मतलब कितनी कितनी पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबके पास क्या क्या पावर है इनके पास। द स्कोप ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड केसेस इज कॉल्ड जुरिसडिक्शन। ठीक है, केसेस को सुनना और उसका डिसाइड करना कि केस में क्या करना है, किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी, ये है हमारे कोर्ट के जुरिसडिक्शन, ये उनकी पावर्स हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 3 टाइप ऑफ जुरिसडिक्शंस, 3 तरह के पावर्स है अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एक होती है अपीलिएट और एक होती है एडवाइजरी। चलिए देखते हैं तीनों का मतलब। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन यानी कि जो ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो यह है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट का केस हुआ है, मान लीजिए किसी इंसान ने गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया है या दो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गई या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, इनके बीच में अगर कोई केस हुआ है तो ऐसा इस तरीके का केस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। ओके, अगर मतलब किसी भी केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो कहाँ जाएगा? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। एपीलेट जुरिसडिक्शन होता है कि अगर कोई इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, अगर कोई इंसान जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट गए या आप सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपना कोई केस है, आपके कोई केस हुआ, आप उस केस को लेकर सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने आपको एक डिसीजन सुनाया, तो आप चाहे तो उस केस को फिर वापस ले आ सकते हैं हाई कोर्ट के सामने कि भैया मेरे को ये सुप्रीम कोर्ट सॉरी सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, ओके मुझे जो है आप फिर से इसे सुनवाई करिए, तो ये हाई कोर्ट फिर से करेगा। बट अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट के भी डिसीजन से खुश नहीं हैं, अगर आप चाहें तो आप वापस से जा सकते हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। यू कैन विजिट सुप्रीम कोर्ट कि भैया इन दोनों ने जो डिसीजन दिया आई एम नॉट हैप्पी विथ इट, ठीक है, एंड अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चले, सुप्रीम कोर्ट जो इस केस को सुलझाए। ठीक है, तो ये होती है सुप्रीम कोर्ट की एपेलिएट जुरिसडिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो किसी केस को अपने पास बुलवा सकता है, जैसे मान लीजिए उसे लगता है कि केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंट केस है ये, तो ये केस हाई कोर्ट को नहीं हमें सुलझाना चाहिए, तो ये केस अपने पास बुलवा भी सकता है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, अगर इंडिया का प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से या चीफ जस्टिस से एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पे एडवाइस कि अगर हमें ऐसा करना है तो मैं क्या करूं, अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं कैसे करूं, तो इन सब चीज़ों पर एडवाइस जो ले सकता है, जैसे बोलते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट्स ऑल इट्स प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट, जितना भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी चलती है सभा उसके अंदर, और जो भी जजमेंट दिए जाते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, एक बुक में या कहीं पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है उन सब चीज़ों को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को या हमारे जो इंडिया के कोर्ट्स हैं उन्हें हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं।
जुडिशियल रिव्यू, ये देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को या गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी को रिव्यू करना, देखना कि ये मतलब ये जो लॉ बनाए हैं क्या वो लॉ सही तरीके से फॉलो हुआ, वो तो ठीक है, पर क्या वो लॉ सही मायने में मोरली करेक्ट है या नहीं, क्या उससे कोई गलत इम्प्लीकेशंस तो नहीं होंगे इंडिया को या इंडिया में। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ और एन ऑर्डर मे बी डिस्क्राइब्ड एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। It means that the constitution is the supreme law of land and any law inconsistent therefore is void। तो मतलब कोई भी अगर इंसान जुडिशियल रिव्यू करती है गवर्नमेंट कि अगर कोई भी हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा बेसिक लॉस हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करते पार्लियामेंट तो ऐसे लॉस को जो है वॉइड कर दिया जाए, ठीक है, मतलब इलीगल घोषित कर दिया जाए ऐसे कुछ कानूनों को। हाई कोर्ट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट का लगभग सब कुछ वैसा ही है वर्किंग सुप्रीम कोर्ट की तरह, थोड़ा बहुत अंतर है। हाई कोर्ट की कंपोजिशन जो होती है वो हर स्टेट के हिसाब से अपनी अपनी होती है। हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, और उसको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का। क्वालिफिकेशन इसकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो है आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वो तो बिल्कुल वैसा ही है। और वहाँ पर था आपका कि 5 साल तक जो है उसको हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा है ही शुड हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ बिलो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 10 साल तक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एज अ जज या एज अ एडवोकेट। अपॉइंटमेंट जो है इनकी भी वैसी ही होती है, इनको भी जजेस अपॉइंट करते हैं, उनका टर्म होता है 65 ईयर्स का, इनका टर्म होता है 62 ईयर्स का। 62 ईयर्स के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। जुरिसडिक्शन इनकी भी वही है बिल्कुल, जैसे कि जो पावर उनके पास है हाई कोर्ट के पास, इनके पास थोड़ी कम पावर है, मतलब ये गवर्नमेंट के केस में तो हाथ नहीं डाल सकते, जैसे हमने बात करी पहले। तो इनके पास कौन सी पावर है, जैसे कि द हाई कोर्ट इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हुए हैं और वो इंसान हाई कोर्ट गया है तो फिर रिट इशू कर सकते हैं। रिट्स का मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर्स, ठीक है, कुछ रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं जो हाई कोर्ट इशू करता है किसी गवर्नमेंट को या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंसान को कि भैया इस इंसान को तंग ना करो या इसके जो फंडामेंटल राइट को जो आप वायलेट कर रहे हो, ठीक है, वो ऐसा ना करो, ठीक है। रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं रिट्स, 5 तरह की रिट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें नहीं लिखा तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं उसको। इट पासेस रूल्स और इलेक्शन पिटीशंस एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अगर इलेक्शन में कोई भेदभाव हुआ है, किसी ने धमकाया है किसी को या कुछ गलत चीज़ें हुई है इलेक्शन में, तो वो सब केसेस भी जो है हाई कोर्ट्स के पास जाते हैं। इट हियर अपील इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अगर कोई सिविल और क्रिमिनल केस हुआ तो वो सब भी जाता है यहाँ पर, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल केसेस है ना, ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते ये, मतलब ज़्यादातर क्रिमिनल केस किसी ने हत्या कर दी किसी की या किसी ने कुछ कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो ज़्यादातर हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पर निपटाए जाते हैं। एडवोकेट जनरल क्या होता है कि देखो जरा, एडवोकेट जनरल, एंड एडवोकेट जनरल इज द लीगल एडवाइजर टू अ स्टेट गवर्नमेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो एडवोकेट जनरल जो होता है ये मतलब सरकारी एडवोकेट हो गया आपका, स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी एडवोकेट। इसे गवर्नर जो होता है स्टेट का वो अपॉइंट करता है, ठीक है। सरकार की तरफ से जो केस लड़ने जाता है ना, हर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने जाएगा एडवोकेट जनरल। और एक होता है आपका अटॉर्नी जनरल जो कि आपके भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है। अगर भारत सरकार के खिलाफ आप केस करोगे तो आपसे लड़ने केस जो है अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे, मतलब वो उनके लॉयर होते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, वैसे इनका भी काम होता है, ठीक है, ये सब सुनना, पिटीशन फाइल करना। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस ज़्यादातर जो है वो यहीं जाते हैं, मतलब किसी ने अगर ये डकैती कर दी, रेप वेप, चोरी चकारी, इन सब के केस आर गॉन टू सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सिविल केसेस जैसे कि पर्टेनिंग टू डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 लोगों में लड़ाई हो गई, डिवोर्स हो गया, ज़मीन को लेकर लड़ाई, ये सब के सब कानून वाले केस जो है ये सब जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। रेवेन्यू केसेस, ठीक है, रेवेन्यू केसेस मतलब आपने अगर टैक्स की चोरी करी है या किसी के आपने चोरी करी है। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वाइल द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ कलेक्टर। कोर्ट ऑफ कलेक्टर जो कलेक्टर का कोर्ट होता है, कलेक्टर जो होता है वो भी अपना एक कोर्ट लगाता है, वो भी लोगों की सुनवाई सुनता है कि भैया तुमने टैक्स क्यों नहीं भरा या तुमने टैक्स की चोरी क्यों करी, ये सब चीज़ों की बातें भी यहीं हो जाती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। द पंचायत कोर्ट, पंचायत लेवल जो होती है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे जो गाँव होते हैं, गाँव में होते हैं पंचायत कोर्ट। डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल, जो विलेज के होते हैं ना छोटे मोटे केस, किसी ने चोरी कर ली, किसी से घर में लड़ाई हो जाना या इन सब चीज़ों में लड़ाई हो जाना, ये सब जो है पंचायत कोर्ट्स में निपटाए जाते हैं। दीज कोर्ट्स वर्क अंडर वेरियस रीजनल नेम्स सच एज, इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी। 3 और 4 विलेजेस आर क्लब टुगेदर अंडर न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के अंदर 3-4 गांव जोड़ लिए जाते हैं, उनकी एक पंचायत बना दी जाती है न्याय पंचायत। कुछ भी होगा और 3-4 गांव में केस वेस्ट हो जाएगा न्याय पंचायत, छोटा मोटा केस, बड़ा हुआ तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, और बड़ा हुआ तो आप हाई कोर्ट जाएं, और दिक्कत है आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
लोक अदालत जो एक नया सिस्टम आया हमारे इंडिया में कोर्ट्स का, देखते हैं क्या होता है ये। सो लोक अदालत इज द सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव मतलब अगर आपको तीनों कोर्ट्स में नहीं जाना तो आप जा सकते हैं लोक अदालत में। इट मीन्स पीपल कोर्ट, इसका नाम मतलब लोगों का कोर्ट। द सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज एन इम्प्रूवमेंट एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। इट इज क्विकर मेथड टू प्रोवाइड जस्टिस। A लोक अदालत presided over by a sitting or retired judicial officer as a chairperson with 2 other members। तो कोई भी इंसान जो रिटायर्ड जज है, जुडिशियल ऑफिसर है, जज रह चुका है पहले, वो किसी और 2 मेंबर के साथ जो है इसमें वर्क कर सकता है एज अ लॉयर। द मेन कंडीशन फॉर रिफरिंग अ केस टू लोक अदालत इज दैट बोथ पार्टीज इन डिस्प्यूट शुड म्यूचुअली एग्रीड फॉर अ सेटलमेंट। लोक अदालत क्या होती है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, रोड्स पे या किसी जगह पे एक अदालत ऐसी खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 2 लोग जो लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, अगर उनको कोर्ट वोट के चक्कर नहीं काटने, 1-2 दिन में अपना डिसीजन चाहिए, तो आप चाहे लोक अदालत में जाएं। 2-3 मतलब 1-2 दिन में ये डिसीजन दे देता है क्या होना है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसके डिसीजन भी जो है माइंडिंग कर दिए गए हैं आजकल। ओके, मतलब अगर डिसीजन अगर आप गए हैं अपनी सहमति से गए, पर जो डिसीजन इन्होंने दे दिया एक बार तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, इंडिया में जो ना केसेस जो बहुत ज़्यादा फाइल होते हैं उनकी थोड़ी सी जो है गिनती कम होगी, क्योंकि इंडिया में जो है हर इंसान जो है हाई कोर्ट से नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर 3-3 करोड़ केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, और वो 30-32-33 लोग कितना काम करेंगे, कितने केसेस सुनेंगे। गवर्नमेंट के केसेस ही चल रहे होते हैं हर किसी इंसान के, हर गवर्नमेंट में लड़ाई चल रही होती है, इतनी सारी बात तो। ओके, इस तरीके से जो है हमारे इंडिया का जुडिशल सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, छोटा चैप्टर था आपका ये, ठीक है, सिंपल सा भी था। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा वीडियो पॉज करें, थोड़ा पढ़ें, फिर आप मेरी बातों को सुने, तो शायद आप रिलेट ईजिली कर पाएंगे। लोग सिर्फ क्या है, ईयरफोन लगा के मैं देखता हूँ सब काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू इक्वली, आपको पढ़ना भी है साथ में चैप्टर, चाहे यहाँ वीडियो से देखकर पढ़ें, चाहे आपने बुक लेकर साथ में बैठ जाएं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, इन द लास्ट, थैंक यू।